तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक काफी बेहतरीन एनिमे जिसका पहला एपिसोड अभी कुछ देर पहले ही आया है और ये एनिमे इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है कि आपको जरूर देखना चाहिए। एनिमे की कहानी कुछ इस तरह के है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन लॉर्ड दुनिया से ही हर इंसान को खत्म कर देने की ठान लेता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई उससे जीत नहीं सकता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची पर उसका दिल आ जाता है और वो दुनिया खत्म करने की जगह उसकी रक्षा करने लगता है। लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। चलिए वीडियो में देखते हैं कि डीमन लॉर्ड उस बच्ची को बचा पाता है या अपने मिशन में फेल हो जाता है और ये इंसान और डीमन की जोड़ी कहां तक चलती है। अगर आपको एनिमे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस एनिमे की और वीडियो चाहिए कि नहीं। वैसे एनिमे रिलीज होते ही काफी फेमस हो गया था तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं और उसके फादर खेती कर रहे थे। जैसे ही उसके फादर अपना काम खत्म करते हैं दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। घर पहुंचकर उस बच्ची को उनके कॉन्टिनेंट का मैप दिखता है, लेकिन कॉन्टिनेंट के बाहर काफी डार्क जगह थी जो काफी खतरनाक भी दिख रही थी। तो वो बच्ची अपने फादर से पूछती है कि उनके कॉन्टिनेंट के बाहर ये क्या है। उसके फादर के पास कोई जवाब नहीं था पर वो बच्ची जानने के लिए बहुत उत्सुक दिख रही थी जिसकी वजह से उसके फादर बिना आंसर दिए नहीं रह सकते थे। फादर बताते हैं हर इंसान के मन में यही सवाल होता है कि उस डार्क जगह पर क्या है और इसीलिए कई लोग पता लगाने की कोशिश भी करते हैं और उन जगहों पर जाते भी हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही रखती है और साथ ही कोई भी सही हालत में वापस नहीं आ पाता। फिर फादर बताते हैं उन डार्क जगहों पर 4 डीमंस हैं जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और आज तक जिस भी इंसान ने उस जगह पर आगे जाने की कोशिश की वो मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो बच्ची थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या ये सब उनके लिए ठीक है। फादर बताते हैं कि जब तक वो 4 डीमन मर नहीं जाते कोई पता नहीं लगा सकता कि उस जगह पर क्या है। साथ ही वो कहते हैं कि हर मुसीबत का हल भी जरूर होता है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन जरूर कोई उन डीमंस को हरा कर पता लगाएगा कि दुनिया में बाहर क्या है। वो लड़की पूछती है फिर इस परेशानी का क्या हल होगा, वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो 4 डीमन उनसे क्या छुपा रहे हैं। फादर बताते हैं उनके पास ट्रेजर है जिसका यूज सिर्फ हीरो कर सकते हैं और जब तक वो हीरो को ढूंढ नहीं लेते वो डीमन से नहीं फाइट कर सकते और जीत भी नहीं सकते। ये सुनकर वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और हीरो बनने की कहती है और बताती है कि उसने उस डीमन से फाइट करनी है। फिर वो कहती है कि जब वो उस ट्रेजर स्वॉर्ड की मदद से जीत जाएगी वो सभी कॉन्टिनेंट से बाहर भी देख पाएंगे कि कौन सी अमेजिंग चीज उनका इंतजार कर रही है। अब हम कई साल बाद का सीन देखते हैं जहां वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही थी, वो उस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी जिन्हें हीरो बनने के लिए चुना गया है और उसका नाम अलीशा है। अलीशा अपनी आंखें खोलती है और उसे गाड़ी में सिटी से बाहर ले जाया जा रहा था जिससे वो उस डीमन से फाइट कर सके। अलीशा मन में सोचती है कि अब टाइम आ चुका है कि वो उन डीमंस को हराए और पता करे कि उस डार्क जगह पर क्या है। हालांकि इस मिशन पर अलीशा अकेली नहीं थी क्योंकि उसके साथ वो दूसरे लोग भी थे जिन्हें हीरो बनने के लिए चुना गया है और उसके साथ काफी अच्छे फाइटर की पूरी टीम थी। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं सभी आपस में बात करने लगते हैं और उनके बीच काफी स्ट्रॉन्ग लोग भी थे जैसे कि एक मिनाओ नाम का बंदा था जिसके पास काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेजर है और उसे ये तक नहीं पता कि वो कहां से आया है। हालांकि सभी काफी शॉक थे कि उनके साथ एक लेडी भी है क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हीरो बनने के लिए किसी लड़की को चुना गया हो। वो सभी एक दूसरे को अपने नाम बता रहे थे और वो अलीशा से भी पूछते हैं कि वो कहां से आई है, पर अलीशा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती और शांत रहती है। वो सभी अपनी डेस्टिनेशन के काफी पास पहुंच जाते हैं और तभी एक लड़का स्टेफा कहता है कि वो काफी पास है। कुछ लोग बात करने लगते हैं कि उन सभी के बीच स्टेफा सबसे स्ट्रॉन्ग है। तभी उनकी कैरेज रुक जाती है और ड्राइवर बताता है कि इससे आगे कैरेज नहीं जा सकती, इससे आगे उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा। वो सभी सही से पहुंचे भी नहीं थे और डीमंस उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी स्टेफा चिल्लाते हुए सभी को बाहर अटैक करने की कहता है। सभी अपने स्किल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और सबसे पहले आर्चर डीमंस पर अटैक करने लगते हैं। अलीशा स्टेफा के साथ पेयर हो जाती है और उसके पास अपना खुद का ट्रेजर था। अलीशा काफी स्ट्रॉन्ग थी और उसकी फाइटिंग स्किल भी कमाल की थी। सभी काफी जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि अलीशा के अंदर एक खास बात है जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो अपने आसपास की चीजों पर काफी ध्यान देती थी जिससे उसे फाइट करने में काफी मदद मिलती थी। तभी हम 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक को देखते हैं जो उनके सामने वाले पहाड़ पर था और वो दुनिया में हो रही उथल पुथल की बात करता है। कैसे लोग सिर्फ लड़ाई के बारे में सोचते हैं और कोई किसी के साथ मिलकर चलने की नहीं सोचता। हमारे हीरोज डीमन को मारते हुए काफी जल्दी उसी पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ वो डीमन लॉर्ड था। काफी जल्दी वो सभी पहाड़ के टॉप पर भी पहुंच जाते हैं और स्टेफा काफी एक्साइटेड दिख रहा था क्योंकि इस
इस मौके का उसने सालों से इंतजार किया था और इतने टाइम की ट्रेनिंग और मेहनत आज के दिन के लिए ही की थी। स्टेफा बाकी सभी से कहता है कि आज वही दिन है जब उनकी गिनती सबसे स्ट्रॉन्ग इंसानों में की जाएगी। जैसे ही वो सभी पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाते हैं, डीमन लॉर्ड भी वहां आ जाता है और उसे देखकर एक बार के लिए सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेफा भी थोड़ा हैरान था और समझ जाता है जो उसके सामने है वो काफी खतरनाक है। वो कितना स्ट्रॉन्ग जितना आज तक स्टेफा ने कुछ नहीं देखा। पर स्टेफा सभी को याद दिलाता है कि वो सभी हीरोज हैं और उनका काम ही नामुमकिन को मुमकिन करना है। तभी स्टेफा उस डीमन क्लेव की तरफ जाने लगता है और क्लेवा को एक सेकंड भी नहीं लगता स्टेफा को मारने में। किसी को समझ तक नहीं आता अभी क्या हुआ, क्योंकि क्लेवा अपनी जगह से हिला तक नहीं था और अचानक से स्टेफा काफी स्पीड से पीछे जाकर टकरा गया और तुरंत मारा गया। ये देखकर सभी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जोश अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो सभी क्लेवा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्लेवा उन्हें काफी आसानी से मार रहा था और उसे अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी इंसान उसके पास पहुंच तक नहीं पा रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्लेवा उन्हें कैसे मार रहा है, क्योंकि वो तो शांत खड़ा है। एलिशा रुकती है और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देती है, जिससे उसे समझ आता है कि क्लेवा उन्हें उनकी शैडो से मार रहा है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अपनी शैडो से बचना होगा। पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद की शैडो से कैसे बच सकते हैं। एलिशा उन्हें पत्थर पर जंप करके दिखाती है और ऐसे आज तक पहली बार होता है जब कोई क्लेवा के अटैक से बचा था और एलिशा तो क्लेवा की काफी पास भी पहुंच जाती है। इस चीज से क्लेवा का ध्यान भी एलिशा की तरफ जाता है, क्योंकि इतने सालों में वो आज तक जिस भी इंसान से लड़ा है कोई उसके पास तक नहीं आ पाया और ज्यादातर को ये पता ही नहीं चल पाया क्लेवा अटैक कैसे करता है। पर एलिशा ऐसी पहली इंसान है जिसने क्लेवा के अटैक का भी पता लगाया और यहाँ तक कि उसके अटैक से भी बची थी। इस चीज ने क्लेवा का इंसानों को देखने का नजरिया बदल दिया, क्योंकि इतने सालों से क्लेवा को यही लगता था कि इंसान कमजोर होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें मारना एक मच्छर मारने जितना आसान होता है। लेकिन आज क्लेवा को समझ में आ रहा है कि इंसानों के पास भी ताकत है, उनके पास भी एक मिशन है जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि क्लेवा को इस समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसे जानना था कि क्या चीज उन्हें ताकत देती है। ये जानने के लिए क्लेवा उनसे फाइट करता है और एक एक करके हीरो को मारने लगता है और सबसे लास्ट में क्लेवा एलिशा को भी मार देता है। क्लेवा के अटैक से एलिशा घायल हो जाती है और नीचे गिरने वाली थी। एलिशा अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देखती है और वो अपने फादर से भी माफी मांगती है, क्योंकि वो अपने सपनों को सच नहीं कर पाई और उसे समझ आता है कि हर इंसान सच नहीं होता और उसका वो सपना जो सच नहीं हो पाया। अब हम हाइडन किंगडम के कैपिटल सिटी को देखते हैं, जहाँ हर कोई हमेशा की तरह अपने काम में बिजी था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत उनकी तरफ आ रही है। तभी वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर क्लेवा आ जाता है और उसे देखकर सभी डर के भागने लगते हैं। क्लेवा उनकी चिंता नहीं करता और बताता है कि कुछ लोगों ने उसके माउंटेन पर आकर उससे फाइट की, जो अपने आप को हीरोज बुला रहे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें उनकी किंग ने भेजा है। वो तो बस उनके किंग से मिलना चाहता है और जानना चाहता है कि किंग क्या चाहते हैं। साथ ही जो कुछ भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। सभी इंसान तो काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर नाइट्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और आर्चर की मदद से डीमन लॉर्ड क्लेवा पर अटैक भी करने लगते हैं। क्लेवा काफी स्पीड के साथ कासल की तरफ आने लगता है, जिससे वो देख सके कि वो करना क्या चाहते हैं। नाइट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनका कोई भी अटैक क्लेवा तक नहीं पहुंच रहा था। क्लेवा ये सोचता है कि उसने जितना उन्हें स्ट्रॉन्ग सोचा था वो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये सभी अब भी कमजोर है। क्लेवा अपने कुछ हाथों से उनके कैसल की दीवार तोड़ देता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग दीवारें थी, पर क्लेवा को थोड़ी भी मुश्किल नहीं होती। ये देखकर नाइट समझ जाते कि हालत उनके काबू से बाहर है, इसलिए एक नाइट जाकर किंग को बताता है कि डीमन ने उन पर अटैक कर दिया है। ये सुनकर भी किंग ज्यादा हैरान नहीं दिखता और कहता है डीमन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि हीरोज फेल हो गए हैं। किंग अपनी सीट से खड़ा होता है और आगे जाने लगता है। किंग के पास बचने की सिर्फ एक ही चीज थी, जो की थी ब्लैक ऑफ हाइडमा। तभी एक नाइट कहता है कि वो डीमन सिटी में है और उसे रोकना नामुमकिन है, इसीलिए उन्हें कहीं छुप जाना चाहिए। किंग जवाब देता है अगर डीमन को रोकना नामुमकिन है तो उसका छुपने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चाहे वो कितना भी दूर भागे वो डीमन उस पर पहुंच ही जाएगा। नाइट्स अब भी लगातार क्लेवो पर अटैक कर रहे थे, हालांकि उन्हें भी पता था कि उनके अटैक कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो हार नहीं मान सकते। क्लेवा याद करता है कैसे जब एलिशा ने अपनी स्वॉर्ड से ऊपर अटैक किया था तो उसे थोड़ा फर्क पड़ा था, इसलिए क्लेवा को लगता है अगर इंसान को अकेला छोड़ दिया गया तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और उस पर वापस अटैक करेंगे, इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही क्लेवा सोचता है इंसानों को उसकी जगह चाहिए और इतना रीजन काफी है उन्हें खत्म करने के लिए। किंग एक डोर ओपन करता है जिसकी दूसरी तरफ वो ब्लेड रखा था जिसे उसे बचाना था, लेकिन जैसे ही किंग वो डोर खोलता है वहाँ क्लेवा आ जाता है और सिर्फ किंग को देखकर और उसके आसपास के लोगों को देखकर क्लेवा समझ जाता है कि वही किंग है। तभी क्लेवा इंसानों की भाषा में बात करता है। ये देखकर तो किंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किंग ने कभी सोचा नहीं था कि कोई डीमन कभी भी बात कर सकता है। हालांकि कुछ ही देर में किंग समझ जाता है क्लेवा कौन है। क्लेवा किंग को बताता है कि सिर्फ उसके पास पावर है जिससे वो पूरी दुनिया को बचा सकता है, इसलिए किंग अपने हर जवाब बहुत सोच समझ कर दे, क्योंकि हो सकता है किंग का कोई जवाब उसे पसंद ना आए और हर इंसान मारा जाए। क्लेवा
बताता है उसके पास सिर्फ कुछ ही सवाल हैं जिनका जवाब उसे किंग से जानना है। किंग के जवाब से पता चल जाएगा कि इंसान जिंदा रहेंगे या नहीं। साथ ही क्लेवा कहता है कि इंसानों से उनका मतलब सिर्फ हाइडन के लोगों का नहीं है बल्कि उनके दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट है सबका है। किंग के एक गलत जवाब से हर कॉन्टिनेंट का हर इंसान मारा जाएगा। अब क्लेवा किंग से पूछता है कि वो कौन है, उन्हें क्या चीज हिम्मत देती है और वो क्यों डीमन किंग पर अटैक कर रहे हैं। पर किंग को समझ में नहीं आता कि वो क्यों किसी डीमन के सवालों का जवाब दे, इसलिए वो क्लेवा के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं। क्लेवा वापस से पूछता तक नहीं, ना ही कुछ कहता, वो सीधा किंग का सर उसकी गर्दन से अलग कर देता है और उसे मार देता है। क्लेवा वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि इंसान उसके लिए खतरा है, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। पर क्लेवा को अगर हर इंसान को मारना था तो उसके पास उसकी एक टीम होनी चाहिए जिसके साथ वो मिलकर इंसानों को खत्म कर सकता है। क्लेवा जा ही रहा होता है तभी उसे एक बेबी दिखता है जिसको उसकी मदर ने पकड़ा हुआ था और वो अपनी आखिरी बची सांसों में भी अपनी बेबी को बचा रही थी। हालांकि क्लेवा के लिए वो बेबी एक इंसान बच्चा था और उसे उसके मरने या जीने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो मदर क्लेवा से बात करती है और उसकी बेबी को बचाने की भीख मांगती है। इस चीज से क्लेवा शॉक हो जाता है और मदर से पूछता है क्या उसे पता नहीं है कि वो किससे भीख मांग रही है, वही उनकी सारी प्रॉब्लम की वजह है, उसकी वजह से ही आज वो इस हालत में है और वो यहाँ पूरी इंसानियत को खत्म करने आया है। लेकिन वो मदर कहती है अगर वो बेबी की मौत की वजह कोई है तो वो बेबी सिर्फ खुद है क्योंकि उसने एक इंसान के रूप में जन्म लिया। पर मदर कहती है उसके बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है कि उसे क्या बनना है, इसलिए इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। हालांकि क्लेवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लेडी से कहता है अगर वो चाहती है कि क्लेवा उसके बेबी को बचाए तो उसे प्रूव करना होगा कि वो उसे क्यों बचाए। पर वो लेडी मर रही थी, वो कैसे भी कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है कि वो बेबी आगे चलकर जरूर प्रूव करेगा कि उसे जिंदा बचाना सही फैसला था। अब क्लेवा उस बेबी को अपने साथ ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से माना नहीं था कि क्यों उसे उस बच्चे को बचाना चाहिए, लेकिन अगर लेडी कह रही है कि बड़े होकर वो बच्चा अपने आप को प्रूव करेगा तो क्लेवा उसके बड़े होने तक का वेट कर सकता है। अब हमें पता चलता है इस दुनिया में 5 तरह के इंसान और सभी एक दूसरे से काफी अलग और बहुत अलग तरह से रहते हैं। जिसके बाद हम डीमन लॉर्ड की केव को देखते हैं जहाँ वो बेबी था और वो काफी रो रहा था क्योंकि 2 काफी बड़े डीमन उसे मारने वाले थे जिसकी वजह से उसे काफी डर लग रहा था। पर क्लेवा वहाँ आ जाता है और उन्हें रोक देता है, लेकिन वो बेबी रोना बंद नहीं कर रहा था जिसकी वजह से क्लेवा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चुप कराने के लिए उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आवाज करता रहा तो जल्दी ही कोई उसे मार देगा। तभी क्लेवा अपनी एक पूंछ बेबी के सर पर लगा देता है जिससे वो सो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा पॉटी कर देता है और वो वापस से रोने लगता है। क्लेवा को फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्यों रो रहा है, वो क्या करे। तो वो बच्चे को एक गड्ढे में डाल देता है जहाँ बहुत सारे कीड़े थे, लेकिन हमें पता चलता कि वो कीड़े इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि सिर्फ गंदगी खाते हैं और वो पॉटी पूरी तरह से साफ कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि क्लेवा को लगता था कि इंसान सिर्फ एक रात में बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है। क्लेवा याद करता है उसने कहां से उस बेबी को लिया था और अब तो उसे याद भी नहीं कि वो बेबी किसका है। क्लेवा उसके अच्छे दिल को दोष देता है जो वो रोने की आवाज सुनकर आ गया और उस बच्चे को पालने के लिए हाँ भी कर दिया। साथ ही क्लेवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे के साथ क्या करे। हालांकि क्लेवा के लिए उसका प्राइड सबसे बड़ा है, इसलिए अगर उसने एक बार हाँ कर दिया कि वो बच्चे को पालेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जरूर पालेगा। पर क्लेवा ये काम अकेले नहीं कर सकता था क्योंकि उसे बच्चे को कुछ खिलाना भी था और क्लेवा को बिल्कुल नहीं पता कि इंसानी बॉडी कैसे काम करती है। अब क्लेवा उन मरे हुए लोगों की लाशों को देखता है जिन्हें उसने कुछ देर पहले मारा था। क्लेवा एक लड़की जो कि एलिशा थी उसे देखता है और उसे वापस जिंदा करने का फैसला करता है। हमें पता चलता है कि एलिशा के फादर को डार्क बीस्ट ने मार दिया था और बदले की आग में उसने आर्मी के साथ मिलकर लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट पर अटैक कर दिया, लेकिन ये फैसला बिल्कुल सही नहीं रहा और सभी मारे गए। हालांकि एलिशा को वापस से एक चांस मिलता है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। जैसे ही एलिशा जिंदा होती है वो क्लेवा को देखती है, उस पर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड निकालती है, लेकिन एलिशा देखती है उसके पास तो उसकी स्वॉर्ड ही नहीं है। हम देखते हैं क्लेवा ने एलिशा को जिंदा करने से पहले सभी लोगों की बॉडी और सारे वेपन्स को फेंक दिया था। अब क्लेवा बताता है कि वो मर चुकी है और उसने अपनी डार्क पावर की मदद से उसे वापस जिंदा किया, इसलिए अब वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये जानकर एलिशा हैरान हो जाती है कि उसके साथ ऐसा भी हुआ था। एलिशा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो डीमन इंसानों की भाषा इतने अच्छे से कैसे बोल पा रहा है। तभी क्लेवा एलिशा को कपड़े उतारने की कहता है। ये सुनकर एलिशा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या क्लेवा ने उसे इस सब के लिए वापस जिंदा किया है। पर एलिशा आगे सोच पाती या कुछ पूछ पाती इससे पहले क्लेवा उसे भूखे बेबी के बारे में बता देता है कि उसे एलिशा का मिल्क चाहिए जिससे वो बच्चे का पेट भर सके। अब क्लेवा जल्दी से उसे उसका आर्मर उतारने की कहता है और जो कहा वो करने की कहता है। एलिशा ऐसा करना नहीं चाहती थी पर क्लेवा ने एलिशा के अंदर कुछ डार्क मैजिक भी डाल दिया था जिसकी वजह से क्लेवा एलिशा की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था और उससे वो कराता है जो वो करना चाहता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी एलिशा के पास से मिल्क नहीं निकलता और क्लेवा हैरान हो जाता है ये जानकर कि एलिशा के पास मिल्क नहीं है।
अब एलिशा क्लेवा को बताती है कि किसी लेडी के पास मिल्क तभी आता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। एलिशा ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो क्लेवा से उसे मार देने की कहती है, लेकिन क्लेवा उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है और वो बेबी भूख से रोने लगता है। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि वो कैसे बच्चे का पेट भर सकते हैं, लेकिन एलिशा बेकार की बातें करने लगती है कि क्लेवा को बच्चा कैसे मिला। पर क्लेवा को ये बेकार की बातें नहीं करनी थी और वो एलिशा से कोई रास्ता ढूंढने की कहता है जिससे वो बेबी की भूख खत्म कर सके। एलिशा बताती है कि वो किसी ऐसी लेडी को पैसे दे सकते हैं जिसके पास मिल्क हो, लेकिन क्लेवा बताता है कि उसके पास कोई कैश नहीं है जिससे वो किसी लेडी को पैसे दे। लेकिन क्लेवा की केव में जो कीमती क्रिस्टल है उन्हें बेचकर वो काफी पैसे कमा सकते हैं। एलिशा मौका देकर क्लेवा पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं थी और ना ही कोई दूसरा वेपन था, जिसकी वजह से वो अभी के लिए शांत रहने का डिसाइड करती है। क्लेवा एलिशा को यही रुकने की कहता है और खुद जाकर ऐसी लेडी को लाने की कहता है जिसके पास मिल्क हो, लेकिन एलिशा उसे रोकती है और उससे कहती है अगर वो ऐसे टाउन में जाएगा तो उसके साथ कोई नहीं आएगा, ऊपर से सभी डर कर भाग जाएंगे। इसलिए एलिशा खुद बेबी के साथ टाउन में जाने की कहती है और खुद उसके लिए मदर ढूंढ कर यहाँ ले आएगी। लेकिन क्लेवा ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो किसी भी हालत में बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता था। इसलिए क्लेवा एक ह्यूमन लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर अब भी उसकी इतनी बड़ी पूंछ दिख रही थी और उसके माथे पर सींग भी था। एलिशा कहती है अगर वो ऐसे टाउन में जाएगा तब भी लोगों को डरा देगा। क्लेवा अपनी पूंछ को अपने शैडो में छुपा देता है, लेकिन अब भी उसका सींग गायब नहीं हुए थे। एलिशा क्लेवा को कोई नाम देने की कहती है क्योंकि बिना नाम के उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो क्लेवा खुद का नाम क्लैन रखता है और वो बेबी का नाम लूना रखता है। अब वो तीनों पास की एक रिवर पर आ जाते हैं और क्लैन एलिशा लूना को नहलाने का काम देता है। एलिशा का ऐसा काम करने का मन तो नहीं था, पर वो करती है और क्लैन के पास में ही खड़े होकर एलिशा के हर काम की बुराई कर रहा था, जैसे उसे बेबी को नहलाना नहीं आता, उसे कपड़े पहनाने नहीं आते। आखिर में क्लैन कहता है कि वो कीड़े एलिशा से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अब वो तीनों एक कैंप पर आ जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और क्लैन एलिशा को भी नहाने की कहता है क्योंकि उसके अंदर से काफी बुरी बदबू आ रही थी। क्लैन एलिशा को वो कपड़े धोने के लिए देता है जो बेबी ने पहना था। एलिशा देखती है उस कपड़े पर रॉयल फैमिली का मार्क बना हुआ है और वो तुरंत समझ जाती है कि कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि रॉयल्टी है। जिसके बाद हम हाइडन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ एक नाइट हर जगह देख रहा था कि कोई जिंदा बचा हो, लेकिन कोई नहीं था। वहीं दूर से दूसरी रेस के इंसान भी हाइडन किंगडम को देख रहे थे और जल्दी से वहाँ पर जाकर कब्जा करने की कहते हैं, कहीं कोई और रेस के लोग वहाँ पहले ना पहुँच जाए। वो जनरल इसलिए इतनी जल्दी कर रहा था क्योंकि हाइडन के रॉयल फैमिली के लोग के पास एक खास तरह के वेपन बनाने की टेक्निक है जो उनके काफी काम आ सकती है। इसलिए वो अपने लोगों को जाकर चेक करने की कहते हैं कि वो देखे कि रॉयल फैमिली में कोई जिंदा बचा है या नहीं, और वो खुद अपने किंग को जाकर इस बारे में बताने की कहते हैं। यहाँ एलिशा क्लैन से पूछती है कि उसने रॉयल फैमिली की बेबी को क्यों किडनैप किया है। हालांकि क्लैन को भी नहीं पता था कि वो बेबी रॉयल फैमिली का है और बताता है कि उसे बेबी किसी ने दिया था, उसने इसे किडनैप नहीं किया। अब क्लैन समझ जाता है कि उसने किंग को तो मार दिया है, इसलिए बहुत से लोग बेबी को लेने जरूर आएंगे क्योंकि उन्हें वो स्किल जाननी होगी। पर क्लैन ऐसा होने देने वाला नहीं था। वो फैसला करता है कि वो बेबी को किंग बनाएगा और देखेगा कि कैसे किंग पूरे किंगडम को चलाता है। एलिशा को लग रहा था कि क्लैन पीछे रहकर किंगडम चलाना चाहता है। एलिशा को समझ भी नहीं आ रहा था कि कहीं उसने बेबी के बारे में सच्चाई बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर क्लैन अभी के लिए जल्दी से किसी लेडी को ढूंढने की कहता है जिसके पास मिल्क हो और वो लूना का पेट भर सके। पर एलिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इंसान क्लैन को देखकर शांत रहेगा क्योंकि उसके सर पर एक सिंग है। लेकिन एलिशा भूल रही थी कि कुछ इंसान ऐसे भी हैं उनके सर पर सिंग है जिन्हें ऑड बुलाया जाता है। पर एलिशा क्लैन के प्लान को शुरू करने से पहले खत्म करना चाहती थी, जो इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि क्लैन को लूना काफी पसंद है और अगर लूना अचानक से गायब हो गई तो क्लैन गुस्से में आकर पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। इसलिए एलिशा अपनी जिंदगी का मिशन बना लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लूना पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी। कुछ आगे जाने के बाद उनके ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, पर एलिशा को लग रहा था ये लोग तो काफी आसान शिकार है डीमन लॉर्ड के लिए। तब एक गुंडा क्लैन के सर पर मारता है और क्लैन के सर से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एलिशा हैरान हो जाती है कि ये अभी क्या हुआ। तभी एक गुंडा एलिशा पर भी अटैक करता है और उसे भी बेहोश कर देता है। एलिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि डीमन लॉर्ड की डार्क पावर उसमें होने के बाद भी वो इतनी कमजोर कैसे है। कुछ देर बाद एलिशा को होश आता है और उसे उसकी टीम दिखती है जो डीमन लॉर्ड को मारने जा रहे थे। कुछ देर बाद क्लैन को होश आता है और ये देखकर एलिशा खुश हो जाती है क्योंकि अब एलिशा को लगने लगा था कहीं क्लैन को सच में कुछ हो तो नहीं गया। क्लैन पूछता है कि वो कहाँ पर है। एलिशा बताती है कि उन्हें पकड़ लिया गया है और ये सुनने के बाद क्लैन कुछ कर ही नहीं रहा था और शांति से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो एलिशा क्लैन से कहती है कि उन्हें बंदी बना दिया गया है और अब उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। फिर भी क्लैन इतना ज्यादा शांत कैसे है। क्लैन जवाब देता है उसे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि क्लैन को गुस्सा आए। अब एलिशा क्लैन से पूछती है
है कि इस दिन किस आदमी ने सिर्फ एक अटैक किया था और उसी में क्लैन बेहोश हो गया। क्या इंसान बनने के बाद उसकी पावर कम हो गई? क्योंकि जब क्लैन डीमन था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हीरोज के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। क्लैन बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे पता नहीं था कि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर होती है और वो भी शॉक हो गया था ये देख कर कि सिर्फ एक ही अटैक से उसके सर से खून निकलने लगा और वो बेहोश तक हो गया। पर क्लैन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लूना बिल्कुल सेफ है और जब तक लूना सेफ है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्लैन पूछता है कि वैसे ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? एलिशा बताती है कि ये लोग उन्हें स्लेव बना कर ले जा रहे हैं और उन्हें अमीर लोगों के बीच बेच दिया जाएगा या फिर उनके साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। क्लैन को ये जानकर काफी अजीब लगता है कि इंसान ही इंसान को बेचता है और खरीदने वाला भी इंसान ही है। इससे अच्छे तो डीमंस है क्योंकि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि किसी डीमन को बेचा या खरीदा नहीं जाता। चाहे कोई भी डीमन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसकी आजादी छीन कर उसे बेच नहीं सकते। एलिशा बताती है इंसानों की दुनिया में अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तभी आराम से रह सकते हो, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो हर कोई तुम्हें अपना नौकर बनाने की कोशिश करेगा। जिससे क्लैन को समझ आता है इंसान भी एक तरह से जंगली ही है और वो जंगल राज पर जीते हैं क्योंकि यहाँ भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग का शासन है और कमजोरों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती, जो कि काफी बुरी बात है। पर क्लैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यहाँ इंसानों का रहने का तरीका सही करने नहीं आया। अब हम देखते हैं सभी को गाड़ी से उतारा जाता है और एक आदमी कहता है जो कि अकेले है वो उसके साथ चलेंगे और वो क्लैन से कहता है कि उसके पास एक बच्चा है तो वो दूसरे साइड जाएगा, जिससे एलिशा और क्लैन अलग हो जाते हैं। तब एक आदमी भागने की कोशिश करता है और वो काफी तेजी से भागते हुए गेट की तरफ जा रहा था और वो गेट से बाहर निकल पाता है। इससे पहले एक गार्ड उसको चाकू मार देता है। अब वो गार्ड सभी से कहता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि वो यहीं रहे और जो कहा जा रहा है वो बिना किसी सवाल के करे। अब क्लैन आगे जा रहा था तब एक लेडी क्लैन को अपने घर में बुलाती है और फिर वो लेडी एक लड़की नील को बाहर बुलाती है और उससे कहती है कि आज से वो उस छोटी बच्ची का ध्यान रखेगी और बच्ची को अपना दूध पिलाएगी क्योंकि वो बच्ची काफी भूखी है और अब से नील का काम है कि उस बच्ची को कभी भूखा ना छोड़े। हम नील की आंखों में देखते हैं जो पूरी तरह से जीने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन लूना को देखकर उसे एक नई खुशी मिली और वो थोड़ा खुश हो जाती है जैसे उसे उसका बच्चा मिल गया हो और वो लूना को काफी प्यार भी करने लगती है, जो क्लैन को भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम एलिशा को देखते हैं जिसे मेन बॉस के सामने लाया जाता है, जो सभी को डराने की कोशिश कर रहा था और उनसे कहता है कि वो सभी उसे बॉस कहकर बुलाएंगे क्योंकि उस आदमी को बॉस सुनना पसंद है। तब एक आदमी कहता है पर उन्हें तो कोई भी बॉस कहकर नहीं बुलाता, जिस पर बॉस पूछता है कि मतलब कोई उसे बॉस नहीं बुलाता तो वो भी नहीं बुलाएंगे। तभी बॉस अपने पेट को बाहर बुलाता है जो कि काफी खतरनाक मॉन्स्टर था और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो इंसान के मीट का भूखा था और उसे काबू में करने के लिए चेन से बांध रखा था। अब बॉस सभी से कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि अगर वो अपने पेट को उन पर छोड़ देगा तो उनका क्या होगा। अब बॉस वापस से सभी से पूछता है कि वो लोग उसे बॉस बुलाएंगे या नहीं। अब सभी मान जाते हैं और सभी का जवाब हाँ में होता है। अब बॉस एलिशा के डायमंड का बैग निकालता है और बताने लगता है कि ये डायमंड यहाँ नहीं मिलते, ये यहाँ से काफी दूर उन 4 डोमेन्स के पास मिलते हैं। तभी बॉस एलिशा को चाकू दिखाते हुए उससे पूछता है कि उसे ये डायमंड कहाँ मिले। तभी बॉस को समझ आता है कि एलिशा को वो डायमंड कहाँ से मिले होंगे और वो बताता है उनके किंग ने 13 हीरोज को डीमन से लड़ने के लिए भेजा था और एलिशा भी उन हीरोज में से एक है और वो जिंदा बच गई, इसलिए उसने अपने साथ डायमंड ले लिए और वहाँ से निकल गई। पर एलिशा की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी और वो उनके हाथ लग गई। बॉस एलिशा की तारीफ करता है और अगर वो अकेली जिंदा बची इसका मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और एलिशा जरूर काफी समझदार भी है क्योंकि उसने खाली हाथ आने का फैसला नहीं किया, जबकि एलिशा चाहती तो खाली हाथ भी भाग सकती थी। तभी एलिशा की नजर बॉस की स्वॉर्ड पर जाती है जो कि एक खास क्रिस्टल से बनी थी और उस क्रिस्टल के वेपन सिर्फ हीरोज को दिए जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कीमती होते हैं, इसलिए उनका यूज आम जगहों पर नहीं किया जा सकता। साथ ही उन स्पेशल स्वॉर्ड को सिर्फ किंग ही हीरोज को देता है और कोई आम इंसान इन वेपन्स को किसी को नहीं दे सकता। एलिशा बॉस से पूछती है कि उस क्रिस्टल की स्वॉर्ड उसे किससे मिली। ये सुनकर बॉस हंसने लगता है और बताता है ये असली क्रिस्टल की स्वॉर्ड नहीं है और उसका काम यही है कि वो नकली क्रिस्टल की स्वॉर्ड बनाता है और बेचता है। बॉस बताता है उसका काम इतना अच्छा है कि कोई भी इसमें फर्क नहीं बता सकता। साथ ही आज तो ये बात प्रूफ भी हो गई क्योंकि एलिशा एक हीरो है और फिर भी वो समझ नहीं पाई कि ये नकली स्वॉर्ड। इस बात से बॉस काफी खुश हो रहा था और खुद की तारीफ भी करने लगता है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है और शायद उसे अपनी स्वॉर्ड की कीमत बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि इतने सस्ते में इतनी अच्छी चीज बेचने का फायदा नहीं। पर फिर बॉस बताता है ऐसा नहीं है कि उसके पास सारी नकली स्वॉर्ड है, उसके पास कुछ असली स्वॉर्ड्स भी हैं। ये सुनकर एलिशा हैरान हो जाती है और पूछती है उसके पास असली स्वॉर्ड कैसे आई क्योंकि उसके जैसे इंसान के पास तो नकली स्वॉर्ड भी नहीं होनी चाहिए। एलिशा को पता था कि वो स्पेशल स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होती है और अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो उनसे कितनी तबाही हो सकती है। बॉस बताता है असली स्वॉर्ड पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, पहला कि वो हीरो बन जाए और किंग उन्हें खुद स्वॉर्ड दे दे और दूसरा तरीका कि जो हीरो है वो उसे मार दे और उसकी स्वॉर्ड
छीन ले। वो लोग हीरो तो बनने से रहे, तो साफ है कि उनके पास वो स्वॉर्ड कैसे आई होगी। एलिशा समझ जाती है कि उस आदमी के पास जरूर कोई बुरा प्लान होगा, तभी वो स्वॉर्ड को इकट्ठा करने में इतनी मेहनत कर रहा है। साथ ही वो हीरोज को मारने का रिस्क भी उठा रहा है। अब बॉस बताता है वो बस बेकार में ही इन स्वॉर्ड को इकट्ठा नहीं कर रहा, उसका असली प्लान है कि इन स्वॉर्ड की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया का कोई भी इंसान उसके सामने नहीं टिक सकता अगर उसके पास ये स्वॉर्ड है। पर उसका ये प्लान जब तक पूरा नहीं हो सकता तब तक उसे वो स्वॉर्ड ना मिल जाए जो समुद्र में है। फिर बॉस उस स्वॉर्ड को लाने का काम एलिशा को देता है, क्योंकि वो एक हीरो है और उससे अच्छे से कौन स्वॉर्ड को पहचान सकता है। अब शाम का सीन हम देखते हैं जहाँ सभी लोग बार में मजे उड़ा रहे थे और क्लैन को भी उसका काम मिल गया था, उसे बाहर में खाना देने का काम मिला था। हम देखते हैं नील लूना को दूध पिला रही थी, जिससे क्लैन काफी खुश थी। लेकिन तभी एक बंदा नील को काम करने के लिए बुला लेता है और नील लूना को साइड रखकर आने लगती है। दो लोग क्लैन के बारे में बात कर रहे थे कि जो नई लड़की आई है वो काफी अजीब है, उसके सर पर एक सींग है और उसकी आंखें भी कुछ अजीब सी हैं। वो थोड़ी डरावनी लगती है, जैसे उन सभी को मारने आई हो, जिसकी वजह से कोई भी क्लैन को ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। वरना इस जगह पर हर कोई लड़कियों को काफी परेशान करता है और यहाँ तक कि उन्हें मारते भी हैं। तभी हम देखते हैं नील बियर लेके जा रही होती है, तभी एक बंदा उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिससे वो और बियर गिर जाती हैं। अब वही बंदा खड़ा होता है और कहने लगता है कि उससे कोई भी काम सही से नहीं होता और अब नील को उसकी गलती की सजा भी मिलेगी। फिर वो दोनों नील को बाहर ले आते हैं और उसे पीटने लगते हैं। काफी देर पीटने के बाद वो दोनों वापस अंदर जाने लगते हैं, पर उनके सामने क्लैन आ जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्लैन वहाँ क्या कर रही है और वो क्लैन को भी मारने की सोचते हैं, पर क्लैन उन दोनों को मार देती है और उनकी बॉडी को शैडो में गायब कर देती है। अब क्लैन नील के पास आ जाती है और उससे उसके बारे में पूछती है कि वो यहाँ इन गुंडों के पास कैसे आई और वो यहाँ कर क्या रही है, साथ ही वो कब से यहाँ है। पर नील को समझ में नहीं आ रहा था कि क्लैन उसे उसके बारे में इतने सवाल क्यों कर रही है। क्लैन कहती है उसे नील के बारे में सब जानना है। ये सुनकर नील खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब कोई नील के बारे में जानना चाहता हो, क्योंकि यहाँ हमेशा सब सिर्फ उससे काम कराते हैं और उसे मारते हैं। अब नील बताती है असल में उसे यहाँ लाया नहीं गया, वो यहीं पैदा हुई थी और उसे उसके फादर के बारे में कुछ नहीं पता, वो कौन थे और कैसे दिखते थे, क्योंकि नील ने अपनी मदर को काफी बचपन में देखा था और जब से उसने उन्हें कभी नहीं देखा। साथ ही अगर अब नील की मदर उसके सामने आ भी गई तो वो उन्हें कभी पहचान नहीं पाएगी। हालांकि नील ने अपनी मदर को देखा है, पर उसे अब उनका चेहरा याद नहीं, सिर्फ साइड से याद है कि वो कैसी दिखती थी। कि नील को सही से याद नहीं, शायद उसकी मदर भी एक स्लेव थी, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें काफी मारते थे और वो काफी जोर जोर से चिल्लाती थी क्योंकि उन्हें काफी दर्द होता था। लेकिन वो जब नील की तरफ देखती है तो वो हमेशा स्माइल करती थी, ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि वो कितनी ज्यादा परेशान नहीं है। हालांकि जब तो नील को पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब तक वो उन दिनों के बारे में सोचती है तो उसे समझ आता है कि उसकी मदर उसके लिए कितनी परेशानियां झेलती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी मदर गायब हो गई। अब नील को पता नहीं कि उसकी मदर मर गई, ये यहाँ से भाग गई। उनके गायब होने के बाद एक दिन नील आराम से खाना खा रही थी, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आ गया और काफी जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके कई दांत और कान टूट गए। जब नील को समझ आया कि उसकी मदर इतने टाइम से उसे बचा रही थी और जब वो गायब हो गई तो उन लोगों ने वही नील के साथ करना शुरू कर दिया जो उसकी मदर के साथ किया करते थे। वो लोग रोज ही नील को मारा करते थे और काफी दुख देते थे। नील को खाने के लिए भी काफी परेशान रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी नील जिंदा थी। एक दिन उस लेडी ने नील को इतना परेशान देखा और उसे अपने पास रख लिया। नील बताती है वो उनकी बहुत ज्यादा एहसानमंद है, क्योंकि उन्होंने उसे खाना दिया और रहने की जगह दी। अगर नील इतनी बड़ी हो पाई है तो ये सिर्फ उनकी बदौलत है। फिर वो दोनों साथ रहने लगे। नील बताती है वो उससे बहुत ज्यादा काम कराती है, पर नील को उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस लेडी ने नील को इतनी मदद की और अगर नील बदले में किसी भी तरह से उनके काम आ सकती है तो ये नील की खुशकिस्मती होगी। अब नील क्लैन से कहती है कि उसकी बॉडी में लूना के लिए काफी सारा मिल गया, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। नील बताती है वो लूना को अपने बच्चे की तरह प्यार देगी और उसे कभी भूखा नहीं छोड़ेगी। पर क्लैन के मन में एक सवाल आता है कि अगर नील की बॉडी में मिल्क है तो जरूर उसने भी कभी बच्चा पैदा किया होगा, तो नील का बच्चा कहाँ है? नील बताती है उसे नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ है, इसमें भी उसी की गलती है जो आज उसका बच्चा उसके साथ नहीं है। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब नील बच्चा पैदा कर रही थी और उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये देखकर नील की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जमीन की गहराई में गिरती जा रही है, जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। नील ने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, वो सिर्फ मरना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। लेकिन जब नील आंखें खोलती है तो वो देखती है एक बच्चा उसकी गोद में बैठा है और उसका मिल्क पी रहा है। ये देखकर काफी टाइम बाद नील सच में वापस से खुश हुई और उसे वापस से जीने की उम्मीद मिली। नील नहीं जानती थी कि वो बच्चा किसका है, पर वो बच्चा 6 महीने का था और वो काफी ज्यादा भूखा था, तो नील ने उसे काफी सारा मिल्क दिया। लेकिन एक दिन अचानक से वो बच्चा गायब हो गया। फिर एक दिन वापस से एक नया बच्चा नील के पास आ गया और नील ने उसे भी मिल्क दिया, पर वो भी गायब हो गया। नील बताती है उसने आज तक कई सारे बच्चों को जन्म दिया है, पर कोई भी जिंदा
जिंदा नहीं बच पाया। अब तो नील ने मदर बनने की उम्मीद भी खो दी। अब क्लैन नील का थैंक्स करती है जो उसने लूना का इतना ख्याल रखा, और उसके बदले क्लैन नील को एक ऑफर देती है कि वो इस जगह को छोड़ दे और उसके साथ चले, जिससे नील को लूना की नर्स बना दिया जाएगा। नील को लूना का ख्याल रखना होगा और उसे बड़ा करना होगा, पर नील चाहे तो इस ऑफर के लिए मना भी कर सकती है और अपनी पूरी जिंदगी यहीं रह सकती है। क्लैन बताती है उसे इंसानों से नफरत है, पर उसे ये नहीं पता कि इंसानों के लिए उसके मन में इतनी नफरत क्यों है, इसलिए वो इंसानों को जानना चाहती है। पर अब नील कहती है उसे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ से बाहर आ सकती है, और वैसे भी अब उसे यहीं रहने की आदत हो गई है। और क्लैन से कहती है कि उसे लूना की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक वो यहाँ जिंदा है वो लूना को जरूर दूध और कभी लूना को भूखा नहीं रहने देगी। फिर नील वहाँ से चली जाती है और उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो यहाँ रहना चाहती है, सिर्फ किसी मजबूरी में ही यहाँ रह रही थी। ये बात क्लैन भी समझ जाती है, पर जब तक नील खुद से जाना नहीं चाहेगी तब तक क्लैन भी कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद हम एलिशा को देखते हैं जिसे कि गुंडा पानी के सामने ले आता है। वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और बाकी गुंडे उसे पानी में जाने की कह रहे थे। अब वो लड़का पहले उनसे पूछता है कि उन्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, जिस पर वो गुंडे कहते हैं उन्हें सब अच्छे से याद है। अगर वो लड़का पानी में जाकर उस मछली से लड़ेगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को आजाद कर देंगे। अब वो लड़का पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर वाली मछली कोई नॉर्मल मछली नहीं थी और वो काफी बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। असल में वो तो कोई मछली ही नहीं थी, वो एक मॉन्स्टर है। साथ ही वो उस लड़के को काफी बुरी तरह से मार देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है जो हर जगह गिर जाते हैं। अब हमें इन मछलियों के बारे में बताया जाता है कि पहले यहाँ काफी सारी मछलियाँ थी जो लोगों को मार रही थी, तो एक दिन हीरो यहाँ इन्हें खत्म करने आया और उसने कई मछलियों को अकेले ही मार दिया। और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि अकेले जीत जाता और लड़ता हुआ मर गया। पर उसकी स्वॉर्ड अब भी नदी के बीच में है और एलिशा का यही काम है कि वो जाकर उसको उस हीरो की स्वॉर्ड को लेकर आए। एलिशा पूछती है कि उस लड़के ने उसकी बात मानी तो क्या अब वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देंगे, पर वो गुंडा हंसते हुए कहता है कि आज के टाइम में कौन अपना प्रॉमिस पूरा करता है। वो गुंडा एलिशा से जल्दी जाने की कहता है क्योंकि यहाँ हर कोई उसकी चीखों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक आदमी से सब्र नहीं होता और वो एलिशा के सामने आ जाता है और कहता है वो उसके सारे कपड़े फाड़ देगा और उसके साथ मजे करेगा। पर एलिशा उस आदमी को अपने साथ लेकर ब्रिज से कूद जाती है। गिरते हुए एलिशा सोच रही थी कि अब की बार भी वो पहले की तरह जिंदा हो जाएगी, ये इस बार उसका लास्ट टाइम होगा। तभी एलिशा जमीन से टकराती है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है और वो तुरंत ही मारी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं एलिशा को नीचे मरा हुआ देखकर सभी गुंडे काफी हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बॉस को पता चल गया कि रास्ते में एलिशा मर गई और जिस काम के लिए उसको से लाया गया था उस काम तक वो पहुंच नहीं पाई, तो बॉस उन सभी को जरूर जान से मार देगा। बॉस उन्होंने पहले ही बताया था कि ये काम सिर्फ एलिशा ही कर सकती है, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से एलिशा मर गई और अब तो उन सभी की शामत आने वाली है। लेकिन वही नीचे अब भी एलिशा मरी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी गर्दन के नीचे कुछ फील हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका था और अभी उसका खून रुक नहीं रहा था। एलिशा सोच रही थी कि वो अभी भी मरी नहीं है और अगर वो वहीं पड़ी रही तो वो गुंडे वापस आ जाएंगे और उसे वापस पकड़ लेंगे। तभी ऊपर खड़े गुंडे भी एलिशा को हिलते हुए देख लेते हैं। वो जल्दी से नीचे आने लगते हैं क्योंकि अगर एलिशा जिंदा हुई तो उनके पास अब भी एक उम्मीद की किरण है। तभी अचानक से एलिशा का ब्लड मूव करने लगता है और वहाँ क्लैन की एक छवि बन जाती है और क्लैन एलिशा से कहता है कि उसने बहुत सारा ब्लड गवा दिया है और अगर एलिशा की बॉडी से ब्लड खत्म हो गया तो वो तुरंत मर जाएगी क्योंकि वो उसी ब्लड की वजह से जिंदा है। लेकिन एलिशा अपनी बेवकूफी की वजह से ब्लड गवाती जा रही है जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। पर क्लैन कहता है जब तक उसे एलिशा की जरूरत है तब तक वो उसकी बॉडी में ये मैजिक ब्लड डालता रहेगा जिसकी मदद से एलिशा बिल्कुल पहले जैसी हो सकती है। पर क्लैन साथ ही ये भी बताता है कि एलिशा की वो बॉडी पार्ट्स कभी वापस नहीं आ सकते, तो उसकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एलिशा पूछती है क्या क्लैन को अब भी उसकी जरूरत नहीं क्योंकि इतने टाइम हो गया है, फिर भी क्लैन उसे ठीक नहीं कर रहा। क्लैन बताता है उसके पास एलिशा के लिए एक सवाल है और बताता है कि उसने लूना के लिए एक काफी अच्छी नर्स को ढूंढ लिया है जिसकी बॉडी में मिल्क भी है और वो लूना के लिए बिल्कुल ठीक है। वो लड़की इसी जगह गुंडों के साथ पली बड़ी है, पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। उसके पास से और उसकी हालत देखकर ऐसा ही लगता है, इसलिए क्लैन ने उसे उसके साथ चलने का ऑफर दिया था। क्लैन को लगा था वो उसका ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और उसने उसे मना कर दिया। क्लैन को बस यही समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ इतनी ज्यादा परेशान है, फिर भी उसके साथ चलने के लिए मानी क्यों नहीं। एलिशा बताती है वो इसलिए क्योंकि क्लैन भी यहाँ की कैदी है और जो खुद आजाद नहीं है वो उसे क्या आजाद कराएगा, और उस लड़की को पता है कि जो भी भागते हुए पकड़ा जाता है उसे मार दिया जाता है, इसलिए वो अपनी जान क्यों खतरे में डालेगी, वो जरूर जीना चाहती होगी। एलिशा क्लैन से कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो लड़की उसका ऑफर एक्सेप्ट करे तो उसे विश्वास दिलाना होगा कि वो उसके साथ बिल्कुल सेफ रहेगी और इसके लिए उसे सारे गुंडे को मारना होगा। वैसे भी ये काम क्लैन के लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, पर क्लैन बताता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि उसने लूना माउंटेन छोड़ दिए हैं
तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है और कुछ लोग इस मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। साथ ही अगर किसी को पता चल गया कि क्लैन यहाँ क्यों आया है तो क्लैन के आने वाले प्लान में काफी दिक्कत भी आ सकती है, जो क्लैन बिल्कुल नहीं चाहता। एलिशा क्लैन से पूछती है तो क्या वो करने वाला है, क्योंकि बिना उस लड़की को आजाद किए क्लैन उसका भरोसा नहीं जीत सकता। अब क्लैन थोड़ा सोचता है और एलिशा से कहता है कि वो उसके लिए उन गुंडों को मारेगी, क्योंकि एक हीरो गुंडों की एक गैंग को तो मार ही सकता है। ये सुनकर एलिशा हैरान हो जाती है और मना करने लगती है, क्योंकि उसका काम सिर्फ डीमन को मारना है और वो किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो। पर क्लैन एलिशा की एक नहीं सुनता और अपने मैजिक ब्लड से एलिशा को वापस जिंदा करने लगता है। एलिशा की सारी हड्डियां वापस जुड़ रही थी, लेकिन उससे एलिशा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो काफी बुरी तरह से चिल्ला भी रही थी। सभी गुंडे नीचे आ चुके थे, लेकिन वो एलिशा को ऐसी हालत में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एलिशा वापस खड़ी कैसे हो गई। पर इन सब बातों के बारे में ना सोचते हुए वो लोग एलिशा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं और एक गुंडा एलिशा की तरफ भी जाने लगता है। फिर एलिशा उसके मुंह पर मुक्का मारती है और उसकी स्वॉर्ड ले लेती है। अब एलिशा मन में तय करती है कि उन गुंडों को दया की कोई जरूरत नहीं और वो सभी को मार देगी। फिर एलिशा सभी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ क्लैन लूना के साथ था और लूना से कहता है कि अब उन्हें नील को ढूंढना चाहिए ताकि वो लूना की नर्स बनने के लिए मान जाए। फिर क्लैन एलिशा की चिंता न करने की कहता है, क्योंकि एलिशा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो पहली ऐसी इंसान है जो उसके सिंग पर अटैक करने में कामयाब हुई थी। अब यहाँ हम देखते हैं नील कर्नी के पास वापस आती है और कर्नी ये देखकर काफी खुश होती है और उसे किचन साफ करने की कहती है। पर कर्नी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि इतनी मार खाने के बाद भी नील इतने अच्छे मूड में है। अब कर्नी नील से इतने अच्छे मूड की वजह पूछने लगती है और नील कर्नी से पूछती है कि क्या वो बाहर से आई है, पर कर्नी इसका जवाब नहीं देती और नील से पूछती है कि इससे उसे क्या मतलब। नील कहती है कि वो यहीं पर पैदा हुई है, जिसकी वजह से उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसलिए बस उसे जानना था कि बाहर की दुनिया कैसी है। कर्नी नील को ऐसे सवाल न करने की कहती है, क्योंकि जो भी लेडी यहाँ आती है उसके लिए बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं होती, इसलिए उन्हें बाहर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और उन्हें यहाँ रहने को मिल रहा है, इसी बात से खुश रहना चाहिए। कर्नी नील से पूछती है कि वो आज ऐसे सवाल क्यों कर रही है, कि वो बाहर जाना चाहती है। नील बताती है बस वो एक बार बाहर जाना चाहती थी, जिससे वो जान पाए कि बाहर की दुनिया कैसी है। नील बताती है आज उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उससे किसी ने बाहर जाने के लिए पूछा और जब से उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि बाहर की दुनिया होगी कैसी। तभी कर्नी नील के थप्पड़ मारती है और कहती है उसे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि औरतों को आसानी से किडनैप किया जा सकता है और जब वो औरतें उनके काम नहीं आ रही तो वो उन्हें गायब कर देते हैं और उनका कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। करने को समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जाने की उससे पहले नील से किसने पूछ लिया, लेकिन तभी वहाँ बॉस आ जाता है और उसने सब कुछ सुन लिया था। बॉस को देख कर करनी काफी डर जाती है और असल में बॉस वहाँ नील के लिए आया था, जिससे नील उसे लूना के पास ले जा सके। करने उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती और जब वो गुस्से में कहने लगती है कि उन बच्चों को अब दूध कौन पिलाएगा, तभी वहाँ क्लैन आ जाता है और करने क्लैन से कहती है कि अब लूना को कभी दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नील ने एक ऐसा सपना देख लिया है जो नामुमकिन है। क्लैन करने से इसका मतलब पूछता है पर करने कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही करने क्लैन की आंखों में देखती है वो काफी डर जाती है और क्लैन उसे सब एक्सप्लेन करने की कहता है। हम देखते हैं कि बॉस नील को एक मैजिक और माइंड में लेकर आ चुका था, जिसके बारे में आज तक नील को कुछ नहीं पता था, जबकि वो बचपन से ही रहती है। फिर नील उसे किव के बारे में पूछने लगती है और बॉस उसे बताता है कि ये पहले एक मैजिक और माइंड थी और यहाँ ऐसी ही बहुत सारी माइंड थी और जो वो लोग लैंप यूज करते हैं उसका ऑयल भी मैजिक और वो डिसॉल्व करके बनाया जाता है, क्योंकि मैजिक और को सोड बनाने के अलावा भी कई चीजों के लिए यूज किया जाता है। बॉस को इतना कुछ इसलिए पता था क्योंकि उसने इस पर बहुत सालों तक रिसर्च की थी। तभी नील को वहाँ इंसान की हड्डियां दिखाई देती हैं, जिससे नील काफी डर जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। नील बॉस को लाइट जलाने की कहने लगती है और जब बॉस लैंप वापस चालू करता है नील के पीछे बेंटी खड़ी थी। फिर बॉस बताता है उसने अपने रिसर्च में मैजिक और को बहुत सारे अलग अलग पाउडर के साथ मिलाया है और उसकी वजह से अब वो डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। अब बॉस कहता है नील ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए आज वो बेंटी का डिनर बनेगी। नील वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर बेंटी नील पर अटैक कर देती है। नील सोच रही थी कि काश उस टाइम उसने वो हाथ पकड़ लिया होता तो आज शायद वो इतनी बड़ी मुश्किल में ना फंसी होती। तभी नील को सामने लूना दिखता है और वो लूना से माफी मांगती है और अब से वो उसे दूध नहीं पिला पाएगी। तभी बेंटी उसे खा जाता है, जिसकी वजह से लूना रोने लगता है। अब क्लैन लूना को ना रोने की कहता है, क्योंकि शिकार बनना और शिकार करना दोनों धरती का रूल है और डीमंस भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए वो नील का मरना नहीं रोक पाए। लेकिन क्लैन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये डीमन जिसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी बड़ी होती है, आखिर वो इंसान की बात क्यों नहीं मान रहा। अब
बॉस बेंटी से क्लैन को खाने की कहता है, पर बेंटी क्लैन को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसे पता था कि क्लैन कोई आम इंसान नहीं है। डर के मारे बेंटी नील को अपने पेट से बाहर निकाल देता है। फिर क्लैन लूना और नील को बाहर भेज देता है ताकि नील अपनी आखिरी टाइम लूना के साथ बिता सके, ताकि उसे अच्छा लगे। यहाँ बॉस बेंटी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि बच्चा और नील दोनों गायब हैं, जिसकी वजह से बॉस को लगता है कि क्लैन एक मैजिशियन है। लेकिन क्लैन को मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मैजिक का बेस दुनिया के लिए नया है। अब बॉस क्लैन से कहता है कि अगर वो मैजिक के बारे में सीखना चाहता है तो वो उसे सिखाएगा, और एक बोतल दिखाते हुए बताता है कि उसने केस में मक्केन और कुछ जड़ी बूटियों और पैरासाइट के बच्चे हैं, जिसकी मदद से वो बेंटी जैसे टॉर्च को कंट्रोल कर सकता है और जल्दी ही वो प्योर डीमंस को भी कंट्रोल कर पाएगा। तभी बॉस हर जगह वो पाउडर फैलाने लगता है, जिससे बेंटी फिर बॉस के कंट्रोल में आ जाती है और बॉस उसे क्लोन पर अटैक करने की कहता है, और बेंटी भी ऐसा ही करती है, जिससे क्लैन के चोट भी लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। क्लैन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों एलिशा ने अभी तक उसे मैजिक के बारे में नहीं बताया कि इंसान के पास मैजिक नाम का भी एक वेपन है। दूसरी तरफ एलिशा हर गुंडे को मार रही थी और वो किसी को नहीं छोड़ रही थी। तभी हमें एलिशा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फादर से पूछ रही थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग तलवारबाज कैसे बन सकती है, जिस पर एलिशा के फादर बताते हैं कि अगर उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवारबाज बनना है तो उसे कभी भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने अपोनेंट को मारने में थोड़ा भी हिचकिचाएगी या थोड़ी भी देर करेगी तो उसके अटैक की पावर कम हो जाएगी और वो अपने अपोनेंट को नहीं मार पाएगी। इसलिए उसे हमेशा बिना डरे आगे बढ़ना होगा। प्रेजेंट में गुंडे को होश आ जाता है कि एलिशा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी आसानी से वो उसे नहीं मार सकते। तभी एक गुंडा एलिशा की सोर्ड पर अटैक करता है, जिससे उसकी सोर्ड टूट जाती है। एलिशा को भी लगने लगता है कि वो इतने सारे गुंडे को अकेले नहीं संभाल सकती। एलिशा समझ जाती है कि अगर उसने उन गुंडों को हराना है तो उसे एक अच्छी सोर्ड चाहिए, इसलिए वो उस स्पेशल सोर्ड को लेने जाने लगती है, क्योंकि बिना अच्छे वेपन से वो उनसे कभी जीत नहीं सकती। लेकिन वो गुंडे इतनी आसानी से एलिशा को जाने नहीं देने वाले और वो उसके पीछे भागने लगते हैं। एलिशा उसी लेक के पास जा रही थी जिसमें वो सोर्ड है, लेकिन सभी लोगों को लग रहा था कि एलिशा लेक में जंप नहीं करेगी, क्योंकि पीछे 3 साल से उस लेक से कोई जिंदा बच के वापस नहीं आया। तभी एलिशा एक कुल्हाड़ी को ले लेती है और कुछ रस्सियों को काटते हुए लकड़ी के स्ट्रक्चर पर चढ़ने लगती है। सभी गुंडे भी एलिशा के पीछे उसी लड़की के स्ट्रक्चर पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एलिशा एक और रस्सी काट देती है, जिससे वो स्ट्रक्चर पानी में गिर जाता है और बहुत सारे गुंडे भी पानी में गिर जाते हैं। तभी वो पानी के मॉन्स्टर उन गुंडे को खाने लगते हैं। बचे हुए गुंडों को एलिशा कहीं नहीं दिख रही थी और हम देखते हैं एलिशा एक बैरल में बैठकर लेक के नीचे जा रही थी, जिससे वो सोर्ड को हासिल कर सके। एलिशा सोच रही थी कि वो सांस की कमी से मरने वाली है, क्योंकि पानी में कूदने से पहले उसने बहुत सारी हवा अपने अंदर ले ली थी और उसे बस जब तक हिम्मत नहीं हारनी तब तक वो नीचे तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन एलिशा को ये नहीं पता था कि नीचे एक मॉन्स्टर पहले से उसका इंतजार कर रहा है, और इस बारे में एलिशा को कुछ नहीं पता था। अब एलिशा नीचे जा रही थी, लेकिन अब बिना ऑक्सीजन के उसे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी और उस पर दिमाग काम करना बंद कर रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा था। एलिशा सोच रही थी कि उसे पता है कि वो मर नहीं सकती, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी जिंदा है और बिल्कुल एक जिंदा इंसान जैसी उसे दर्द हो रहा है। तभी एलिशा जमीन से टकरा जाती है और उसे लग रहा था कि वो लेक के नीचे तक पहुंच चुकी है। अब वो बैरल से बाहर जाती है और सामने उसे कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। एलिशा उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन अब हर पल एलिशा के लिए काफी भारी हो रहा था, लेकिन वो बिना सोर्ड के भी नहीं जा सकती थी। एलिशा उस सोर्ड के काफी पास पहुंच जाती है और वो सोच रही थी कि एक बार अगर वो सोर्ड को पा लेती है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाएगी और वो आराम से पानी से बाहर निकल पाएगी। एलिशा उस सोर्ड के काफी पास पहुंच जाती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिससे एलिशा काफी डर जाती है और वो समझ जाती है कि इस टाइम वो मॉन्स्टर के ऊपर है, इसलिए वो और जल्दी सोर्ड की तरफ जाने लगती है। पर एलिशा सोर्ड तक पहुंचती इससे पहले मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है, जिसमें एलिशा और वो सोर्ड जाने लगते हैं। लेकिन तभी एलिशा उसे सोर्ड को पकड़ लेती है और उसे अपने फादर की बात याद आ जाती है कि चाहे उसके साथ के किसी आदमी के हाथों जितनी पावर ना हो, लेकिन फिर भी एक दिन वो सबसे अच्छी तलवारबाज बनेगी। अब एलिशा में स्पेशल सोर्ड की पावर आ जाती है और वो मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आ जाती है। सबसे पहले एलिशा बाहर जाने की कोशिश करने लगती है और पानी ने इस मॉन्स्टर की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए पिछला हीरो हारा होगा, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा है। ये मॉन्स्टर असल में एक डार्क बीस्ट है और एलिशा ने पढ़ा था कि ये डार्क बीस्ट 10,000 साल से भी जिंदा रहते हैं। जरूर आसपास के काम ने इसकी आंखें खोल दी होगी और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अकेले हीरो का इनके खिलाफ जीतना मुश्किल है, इसलिए वो हीरो भी मर गए।
एलिशा को पता था कि बिना ऑक्सीजन के वो उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकती, इसलिए वो जल्दी से ऊपर जा रही थी। लेकिन तभी ऊपर से वो छोटे मॉन्स्टर आने लगते हैं और जितने भी लोग पानी में गिरे थे उन्होंने उन सबको मार दिया। लेकिन एलिशा उन्हें मारकर अपना बाहर तक का रास्ता बना लेती है और वो बाहर जाती है, पर उसके पीछे वो मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सभी काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर सभी पर अटैक कर देते हैं और एलिशा उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटने की कोशिश करती है, पर एलिशा को काफी जल्दी समझ आ जाता है कि अकेले तो वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती, इसलिए एलिशा वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। एलिशा को जाता देख वो बचे हुए गुंडे उसे मदद मांगने लगते हैं और एलिशा को उसका हीरो का फर्ज याद दिलाते हैं, पर एलिशा उनसे कहती है कि उन्हें क्या लगता है कि इतना कुछ करने के बाद वो उनकी मदद करेगी। वैसे भी अब वो कोई हीरो नहीं रही और वो एक ऐसी चीज की गुलाम है जो इस मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एलिशा के जाते ही वो मॉन्स्टर उन सभी को खा जाता है। अब एलिशा सोच रही होती है कि इन मॉन्स्टर को पानी चाहिए तो वो इससे ज्यादा बाहर नहीं आएंगे। वैसे भी क्लैन चाहता था कि वो सभी गुंडे को मार दे, जो पूरा हो चुका है। वैसे भी ये मॉन्स्टर यहाँ पर रहेंगे तो कोई भी यहाँ रहने की गलती नहीं करेगा। हालांकि एलिशा उस मॉन्स्टर को मारना चाहती थी, इसलिए अभी के लिए इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी क्लैन को पता चल जाता है कि एलिशा ने अपना काम पूरा कर लिया और वो एलिशा से कहता है कि शायद ये काम उसके लिए काफी मुश्किल था। एलिशा पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसने पूरा काम कर लिया। क्लैन बताता है उसके अंदर जो ब्लड है उससे उसे सब पता चल जाता है। अब एलिशा क्लैन पर चिल्लाने लगती है कि उसे पता था कि वो इतनी मुश्किल में थी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। क्लैन माफी मांगता है और बताता है कि वो खुद यहाँ मुश्किल में फंसा है, पर एलिशा कहती है कि डार्क बीस्ट लॉर्ड को कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लैन बताता है कि अभी वो ह्यूमन फॉर्म में है और उसके सामने एक ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, और एलिशा ने भी उसे मैजिक के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए क्लैन एलिशा को उसके पास आने की कहता है जिससे उसे सजा दे सके। तभी हम देखते हैं क्लैन ने बेंटी को हरा दिया था और बॉस अपने मैजिक की मदद से भाग गया था, पर बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि क्लैन ने इतनी आसानी से बेंटी को हराया कैसे। बॉस भागते हुए नील से टकरा जाता है और वहाँ लूना भी था। यहाँ एलिशा भागते हुए पहुंच जाती है जहाँ वो देखती है बहुत सारी स्मोक थी और क्लैन बताता है कि ये स्मोक नॉर्मल एनिमल्स पर कोई असर नहीं कर रही और इसका एलिशा पर भी कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है कि इसे खासकर डीमन बीस्ट के लिए बनाया गया है। इसी वजह से क्लैन न अभी कुछ सूंघ पा रहा है और न ही कुछ सुन पा रहा है। वैसे तो क्लैन अभी ट्रांसफर होकर सब डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि लूना कहाँ है और उसके ट्रांसफर होने से लूना को भी नुकसान पहुंच सकता है। उसने लूना को नील के साथ भेजा था, लेकिन नील अभी खुद घायल है तो वो लूना को नहीं बचा सकती। इसलिए क्लैन एलिशा से कहता है कि ये काम सिर्फ वो कर सकती है। अब क्लैन एलिशा से पूछता है कि उसे तो मैजिक के बारे में पता होगा। एलिशा बताती है उसे मैजिक के बारे में पता तो है, लेकिन वो मैजिक का यूज नहीं कर सकती। उसे मैजिक का यूज करने के लिए अकेनाइट चाहिए होगा। हालांकि बहुत से लोग अकेनाइट को एक नॉर्मल पत्थर मानते हैं, पर जो लोग उसकी पावर को सीरियस लेते हैं सिर्फ वही उसकी हिडन पावर को बाहर ला सकते हैं। क्लैन एलिशा से कहता है कि वो बिल्कुल बेकार है और वो दोनों खुद जाकर लूना को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। पर जाने से पहले एलिशा क्लैन से पूछती है कि अगर लूना मर गया तो वो क्या करेगा। क्लैन काफी ड्रामे तरह जवाब देती है कि उसका इंसानों में से पूरी तरह से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एलिशा मन में कहती है कि उसे पता ही था कि अगर लूना मर गया तो क्लैन पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा, क्योंकि सिर्फ लूना ही है जो उसे ऐसे करने से रोक रहा है। फिर वो दोनों लूना और नील को देखने के लिए आगे जाने लगते हैं और उन्हें आगे जाकर खून मिलता है। इसे पता चलता है कि कोई नील को घसीटते हुए आगे लेकर गया है। तभी हम देखते हैं बॉस के पास लूना था और नील ने बॉस का पैर पकड़ रखा था, जिससे वो बॉस को लूना को ले जाने नहीं दे रही थी, लेकिन बॉस नील को काफी बुरी तरह से मार रहा था। तभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ बॉस भागते हुए लूना और नील तक पहुंच गया था और लूना के रोने की वजह से बॉस का वो लैंप टूट जाता है जिससे वो स्मोक बना रहा था। इससे बॉस समझ जाता है कि लूना के अंदर मैजिकल पावर्स है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बॉस को लगने लगता है कि लूना हाइडन की रॉयल फैमिली से है, इसलिए बॉस लूना को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ एलिशा आ जाती है और उसे देखकर बॉस हैरान हो जाता है और उससे अपने साथियों के बारे में पूछता है। तभी वहाँ क्लैन भी आ जाता है और कहता है वो लोग डार्क बीस्ट का खाना बन चुके हैं और ये देखकर लग रहा है कि नील ने उसे रोकने की काफी कोशिश की है। बॉस उन दोनों को दूर रहने की कहता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो उसके पास आएंगे तो वो लूना की उंगलियों को काट देगा, पर क्लैन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने ब्लड से लूना की किसी भी इंजरी को ठीक कर सकता है। तभी एलिशा क्लैन को रोकती है और उसे वही स्पेशल शॉट दिखाती है और कहती है कि ये वही शॉट है जो बॉस को कितने टाइम से चाहिए थी और बताती है कि उसने इसे ले की गहराइयों से निकाला है। फिर एलिशा वो शॉट दीवार पर मार देती है और बॉस वो शॉट लेने जाने की कहता है। फिर एलिशा कहती है कि अगर बॉस को वो शॉट चाहिए तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए उसे लूना को छोड़ना होगा, लेकिन अगर बॉस ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो उसे मार देगी। अब बॉस कहता है कि इस बच्चे को बचाने के लिए वो हीरो की शॉट को इतनी आसानी से दे रही है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये बच्चा सच में हाइडन की फैमिली से है। अब बॉस कहता है वो एक शॉट के बदले में तो उसे बच्चा नहीं देने वाला और एलिशा से पूछता है कि उसके बाकी 13 साथियों के शॉट कहाँ हैं। एलिशा बताती है वो शॉट लूना माउंटेन की गहराइयों में है और अगर बॉस को वो चाहिए तो उसे खुद हासिल करना होगा। अब बॉस
बॉस हंसने लगता है और अलीशा से कहता है कि उसे लग रहा होगा कि वो उन स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाएगा, पर वो गलत है क्योंकि उसके पास मैजिक और है, और अब तो उसके पास हाइडन रॉयल ब्लड की पावर भी है, तो वो आसानी से उन स्वॉर्ड को हासिल कर सकता है। तभी बॉस एक पाउडर निकालता है और उसे अपने और लूना के ऊपर फेंक देता है, जिससे लूना रोने लगता है और उसका मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो पाउडर काम करने लगता है और बॉस और लूना गायब हो जाते हैं। बॉस धीरे से वहां से जाने लगता है, लेकिन एलिशा अपने स्वॉर्ड से बॉस को बीच में से काट देती है। ये देखकर बॉस हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि ये उसने कैसे किया। एलिशा बॉस से कहती है कि वो काफी बड़ा बेवकूफ है, वो उसे देख नहीं सकता तो क्या हुआ, उसे सुन तो सकता है। लूना रो रहा है और बॉस के जाने की आवाज भी साफ आ रही थी। अब क्लैन लूना को ले लेता है और उसके ऊपर से वो पाउडर हटा देता है, जिससे लूना दिखने लगता है। बॉस मर जाता है और क्लैन वहां से जाने लगता है, पर एलिशा क्लैन को रोकती है और उससे कहती है कि वो ऐसे कैसे जा सकता है, क्या वो नील को जिंदा नहीं करेगा। क्लैन पूछता है पर वो क्यों। एलिशा कहती है नील ने मरते दम तक लूना को बचाने की कोशिश की, और अगर वो लूना की मदर होती तो वही चाहती कि लूना नील के पास रहे। क्लैन एलिशा को बता कि वो भी अभी डार्क लॉर्ड की सिर्फ 1% पावर यूज कर सकती है और उसने उस पावर का यूज एलिशा को जिंदा करने में किया, तो अगर उसे नील को जिंदा करना है तो एलिशा को कुछ देर के लिए मरना होगा। एलिशा तुरंत मर जाती है और कहती है हीरोज का काम ही लोगों के लिए मरना होता है। फिर क्लैन एलिशा के अंदर से अपना ब्लड निकालता है और नील के अंदर डाल देता है, जिससे कुछ देर में ही नील जिंदा हो जाती है और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पहले से थोड़ा बदल गया था, जो कि क्लैन की ब्लड की वजह से हुआ था। नील पूछने लगती है कि वो वापस ठीक कैसे हुई और उसकी चोट कैसे ठीक हुई। क्लैन सारा थैंक्स एलिशा को करने की कहता है, पर एलिशा वहां मरी पड़ी थी और उसकी बॉडी भी सड़ने लगी थी, जिसे देखकर नील काफी परेशान हो जाती है। पर क्लैन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, एलिशा काफी जल्दी ठीक हो जाएगी, वो काफी स्ट्रांग है। कुछ ही देर में एलिशा वापस जिंदा हो जाती है और उठते ही अपने सोट को ढूंढने लगती है जो उसके पास रखी थी। फिर क्लैन नील को लूना को दे देता है और उसे उसके साथ बाहर चलने की कहता है और नील भी मान जाती है।